कागज पर लिखे हुए बड़े बड़े अधिकार और आज़ादी की बातें ना तब तक बिल्कुल बेमानी है जब तक कि उन्हें असल दुनिया में लागू करवाने का कोई सॉलिड तरीका हमारे पास ना हो। मतलब अधिकारों का होना एक बात है, लेकिन जब कोई उन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो उन्हें बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हम उसी पावरफुल मैकेनिज्म को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारत में आम नागरिक के अधिकारों की ढाल बनकर खड़ा रहता है। खैर, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक बहुत ही मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो वो इस एक अनुच्छेद के अलावा किसी और का नाम नहीं ले सकते। ये संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये महज एक कानूनी लाइन नहीं है, ये वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। संविधान निर्माताओं ने इसे सबसे अहम माना क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे अधिकारों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि असल जिंदगी में लागू करवाती है। तो आज की इस चर्चा को हम कुछ ऐसे समझेंगे। सबसे पहले हृदय और आत्मा, फिर रक्षक का कानूनी टूलकिट, उसके बाद 5 शक्तिशाली रिट्स, फिर असली दुनिया में अधिकारों का असर और आखिर में असंशोधनीय मूल ढांचा। इस तरह से हम इन भारी भरकम कानूनी शब्दों को बिल्कुल आसान और लॉजिकल हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला हिस्सा है हृदय और आत्मा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 32 भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 32 कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, यानी अपने बाकी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है रक्षक का कानूनी टूलकिट और सुरक्षा के तंत्र। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर काम कैसे करता है। अधिकारों की रक्षा के लिए इसके पास कुछ बहुत ही अचूक हथियार हैं, मुख्य रूप से 4 स्तंभ। पहला है न्यायिक समीक्षा, जो अदालत को असंवैधानिक कानूनों को सीधे खारिज करने की ताकत देती है। दूसरा है रिट अधिकार क्षेत्र, जिससे तुरंत आदेश जारी किए जाते हैं। तीसरा है जनहित याचिका या पीआईएल, जो किसी को भी, हाँ बिल्कुल किसी को भी, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज उठाने का मौका देती है। और चौथा है व्यापक व्याख्या, जिसके जरिए कोर्ट समय के साथ अधिकारों के मायने और भी बड़े करता जाता है। इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है न्यायिक समीक्षा, जो बिल्कुल एक ढाल की तरह काम करती है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून ले आए जो अधिकारों को कुचलता हो, तो कोर्ट उसे रद्द कर देता है। वहीं दूसरी तरफ है न्यायिक सक्रियता। यहाँ कोर्ट सिर्फ कानूनों का इंतजार नहीं करता, बल्कि आगे बढ़कर नए अधिकार गढ़ता है या उनका दायरा बढ़ाता है, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अधिकारों की रक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पावर का एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा पूरे देश में है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट्स का दायरा सिर्फ उनके राज्य तक है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत वे मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। मतलब न्याय हर स्तर पर उपलब्ध है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 5 शक्तिशाली रिट्स, यानी न्यायालय का विशेषाधिकार शस्त्रागार। ये वो लैटिन शब्द हैं जो अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल है। चलिए इन्हें फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगर पुलिस या सरकार ने बिना किसी ठोस कानूनी आधार के किसी को हिरासत में लिया है, तो अदालत तुरंत उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देती है। समझ लीजिए कि गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले जाने या राज्य के जुल्म के खिलाफ ये हमारा सबसे बड़ा और अचूक बचाव है। दूसरा है परमादेश यानी मैंडेमस। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सरकारी संस्था, अधिकारी या निचली अदालत अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट सीधा कमांड देता है कि भाई अपना अनिवार्य कानूनी काम पूरा कीजिए। ये प्रशासन को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करके जवाबदेह बनाता है। तीसरी रिट है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसे एक प्रिवेंटिव एक्शन की तरह देखिए। मान लीजिए कोई निचली अदालत किसी ऐसे केस की सुनवाई करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो ऊपरी अदालत बीच में ही इस रिट को जारी करके कार्रवाई को वहीं का वहीं रोक देती है, ताकि कोई गलत फैसला आने से पहले ही उसे रोका जा सके। अब उत्प्रेषण या सट्योरारी को प्रतिषेध से अलग समझना बहुत जरूरी है।
प्रतिषेध तो कार्यवाही को बीच में रोकता है, लेकिन उत्प्रेषण का इस्तेमाल तब होता है जब निचली अदालत कोई गलत फैसला पहले ही सुना चुकी हो। तब ऊपरी अदालत उस फैसले को अपने पास मंगवाती है, उसकी जांच करती है और अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर का है तो उसे सुधार कर या रद्द करके न्याय सुनिश्चित करती है। और आखिरी रिट है अधिकार पृच्छा या को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी अयोग्य इंसान किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर कब्जा करके न बैठ जाए। अदालत सीधे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अगर नियुक्ति गैर कानूनी हुई तो उस व्यक्ति को तुरंत कुर्सी छोड़नी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। हमारा चौथा हिस्सा है असली दुनिया में अधिकार यानी कागज से व्यवहार तक का सफर। अब हम थियरी से बाहर निकलकर देखेंगे कि असल दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये जो टाइमलाइन है ये सिर्फ कुछ सालों का जिक्र नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आगे आकर आधुनिक भारतीय समाज की तस्वीर ही बदल दी है। 1984 के बंधुआ मुक्ति मोर्चा से लेकर 2017 के पुट्टास्वामी जजमेंट तक अदालत ने लगातार लोगों की जिंदगियों को महफूज करने के लिए अपने दायरे को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए 1984 और 1991 के केस लेते हैं। जनहित याचिकाओं यानी PIL ने NGOs को शोषित बंधुआ मजदूरों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की ताकत दी और कोर्ट ने दखल देकर उन्हें आज़ाद कराया। इसी तरह 1991 में हिरासत में होने वाली पुलिस की बर्बरता और मौतों को रोकने के लिए सख्त नियम तय किए गए। ये वो पल थे जहां कागज पर लिखे अधिकार एकदम जमीनी हकीकत बन गए। 1997 का विशाखा मामला तो न्यायिक सक्रियता की एक मिसाल है। उस वक्त वर्किंग वुमेन को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई साफ कानून ही नहीं था। इस बड़े गैप को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से पहल की, जिससे हम सुओ मोटो कहते हैं, और सख्त दिशा निर्देश लागू किए। इससे देश भर की कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान पक्का हो सका। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो इंटरनेट और डिजिटल युग के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। 2015 में कोर्ट ने ऑनलाइन बोलने की आज़ादी को बचाने के लिए धारा 66A को रद्द कर दिया। फिर 2017 में ये साफ कर दिया कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक पूरा मौलिक अधिकार है। अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, असंशोधनीय मूल ढांचा यानी हमारा अंतिम सुरक्षा कवच। ये वो कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार सिर्फ बहुमत के दम पर इन अधिकारों को खत्म न कर सके। सोचिए अगर कल को संसद बहुमत का इस्तेमाल करके इन सारे अधिकारों को ही संविधान से मिटा दे तो? यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा सिद्धांत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसे केशवानंद भारती केस में स्थापित किया गया और मिनर्वा मिल्स में दोबारा पक्का किया गया। मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की ताकत तो देता है, लेकिन वो उस बुनियाद को कभी नष्ट नहीं कर सकते जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सर्वेलेंस और नई टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अधिकारों को कुचलने के नए तरीके भी आ रहे हैं। ऐसे में भविष्य में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शक्ति का ये नाजुक संतुलन खुद को कैसे ढालेगा? क्या हमारी न्यायपालिका इन नई चुनौतियों के लिए तैयार है? यह सोचने वाली बात है और शायद आगे के समय में इस पर नजर रखना सबसे दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।